सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाइनियर इंस्टीट्यूट। आज हम क्या देखने जा रहे हैं? आईएसएससी क्लास 10th हिस्ट्री एंड सिविक्स का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम क्या है? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, आई होप इनको तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। ये हैं हमारे, आपके और सभी के प्यारे मोदी जी। आज हम इस चैप्टर में क्या देखेंगे कि मोदी जी कैसे अपॉइंट होते हैं, मतलब मोदी जी का अपॉइंटमेंट कैसे होता है और मोदी जी का भारत देश में क्या काम है, मतलब मेन कौन कौन से काम ये करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या समझेंगे कि जो इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो किस तरह काम करता है और भारत देश में कौन कौन पॉलिसी बनाता है और उन पॉलिसीज के पीछे बनाने के पीछे कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं अगर जो प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं वो हमारी कंट्री कौन होते हैं? रियल हेड होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारा भारत देश है वहाँ पे मेनली दो तरह के हेड होते हैं। एक होता है नॉमिनल हेड, एक कौन होता है? नॉमिनल हेड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात की जाए तो वो कौन होते हैं? नॉमिनल हेड होते हैं। ठीक है, मतलब खाली नाम भर के हेड है। पिछले चैप्टर हमने आपको पढ़ाया था कि इंडिया में दो तरह के हेड होते हैं, एक होता है नॉमिनल, एक कौन होता है? नॉमिनल, और एक कौन होता है? एग्जीक्यूटिव। मतलब नॉमिनल मतलब बस उनको हमने बना दिया है पर मेन पावर उनके पास नहीं है। तो ये कौन होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर बात की जाए एग्जीक्यूटिव हेड की तो एग्जीक्यूटिव हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, यही हमने यहाँ पे लिखा है कि इंडिया में जो है जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है? रियल हेड है, जबकि जो प्रेसिडेंट है वो क्या है? नॉमिनल हेड है, जो कि पीएम के एडवाइस पे काम करते हैं। वो केवल सो कॉल्ड हेड है, क्योंकि मैडम गांधी ने, हमने आपको बताया था कैसे 42nd अमेंडमेंट एक्ट से उन्होंने प्रेसिडेंट को नीचे कर दिया था और प्राइम मिनिस्टर की पावर क्या कर दिया था? ऊपर कर दिया था। ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो पूरे भारत देश को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को हम और आप ही आपस मतलब हम सबके बीच में चुन के भेजते हैं। प्रेसिडेंट को हम और आप नहीं चुनते हैं। प्रेसिडेंट को जिनको हम लोग चुनते हैं, मतलब मेंबर ऑफ लोकसभा प्लस मेंबर ऑफ राज्यसभा प्लस मेंबर ऑफ विधानसभा, वो लोग चुन के भेजते हैं। हाँ, प्राइम मिनिस्टर को हम लोग खुद चुन के भेजते हैं। मतलब प्राइम मिनिस्टर को हम लोग डायरेक्टली नहीं चुनते हैं, मगर हाँ, जिन लोग में से कोई एक प्राइम मिनिस्टर बनेगा उनको हम लोग चुन के भेजते हैं। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे जो है प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होता है। ठीक है, साथ में जो गवर्नमेंट की सारी पावर है या फिर गवर्नमेंट की जो पॉलिसी मेकिंग होती है उसके पीछे भी कौन आदमी रिस्पॉन्सिबल होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। इन सबको समझने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। देखिए आपको दिख रहे होंगे ऊपर मोदी जी। अब देखिए चुने कैसे गए होंगे। ये प्राइम मिनिस्टर होने से पहले ये क्या हैं? एमपी हैं, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। देखो एक बात समझ लो, जो प्राइम मिनिस्टर है वो कोई आदमी नहीं होता है। प्राइम मिनिस्टर कोई एक आदमी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जिसको भारतीय संविधान में बनाया गया है, जो कि वो आदमी होल्ड करेगा जो लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी होगा। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि राजनाथ सिंह जी का नाम सुना होगा आपने, अमित शाह जी का भी नाम सुना होगा, नितिन गडकरी जी का भी नाम सुना होगा, जेपी नड्डा साहब का नाम सुना होगा, इनका नाम तो पक्का आपने सुना होगा, राहुल गांधी जी का, अखिलेश यादव जी का नाम भी सुना होगा, डिम्पल यादव जी का भी आप लोगों ने नाम सुना होगा। ठीक है, अब देखिए ये सभी लोग एक साथ क्या हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ये क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मतलब ये कहाँ पे बैठे हैं? लोकसभा पे। हमने आपने आपस में क्या किया है? ये लोग कहीं ना कहीं चुनाव लड़े होंगे, हमने आपने क्या चुनाव जिता के इनको भेज दिया। ये कहाँ बैठ गया? कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में। मगर अब देखो टोटल आदमी कितने हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में? लगभग 550 है। अब जब वहाँ पे 550 आदमी बैठे हैं तो उनको कोई ना कोई अपना हेड तो चाहिए होगा ना, तो वो क्या करेंगे? अपने एक लीडर का अपॉइंटमेंट करेंगे और उसी लीडर का नाम क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब आप एक बात समझो, देश चलाना है तो देश चलाने के लिए दो तरह की पार्टी होंगी। जैसे ये क्या है? ये गवर्नमेंट साइड में है। ठीक है, और ये कौन है? ये अपोनेंट साइड में है। अब जब
प्राइम मिनिस्टर चुनने की बारी आएगी तो कोशिश ये लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट साइड का लीडर बन जाए, और ये लोग क्या कोशिश करेंगे कि अपोनेंट साइड का लीडर बन जाए। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात है, लीडर वही बनेगा जिसके पास मेजॉरिटी ज्यादा होगी, तो जिसके पास भी क्या होगी, मेजॉरिटी होगी, वो क्या बन जाएगा, प्राइम मिनिस्टर। अब देखो मेजॉरिटी क्या होती है आप समझो, ऐसे मान लो लगभग 550 आदमी हैं, तो 550 का आधा क्या होता है, लगभग 276। तो जिस भी आदमी को 276 सांसदों का सहयोग प्राप्त होगा वो क्या बन जाएगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आई होप आपको क्लियर होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो कोई भी एक सिंगल पर्सन नहीं होता है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जो कि उस आदमी को मिलती है जो कि मेजॉरिटी पार्टी का जो पार्टी जिसको मेजॉरिटी प्राप्त है कहाँ पे, लोकसभा में, उसका कौन होता है, लीडर होता है। ठीक है, और मेजॉरिटी मिलने के लिए कितनी सीटें चाहिए, लगभग 276 सीटें चाहिए। जिस भी पार्टी के पास 276 सीटें होंगी वो अपना एक हेड चुन लेंगे, उसी हेड का नाम क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइम मिनिस्टर को हम और आप जो है डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, हमने आपने क्या किया है, इन सभी लोगों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमने चुन के भेजा है। अब वो लोग आपस में एक हेड का चुनाव करेंगे, उसी हेड को क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि इस समय कौन है, मोदी जी हैं। ठीक है, अब इस चुनाव में जो है एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होता है। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं वो होते तो जो है वो मेजॉरिटी पार्टी के हैं। किसके होते हैं, मेजॉरिटी पार्टी के क्या होते हैं, लीडर होते हैं। पार्टी ने बोला हाँ हमको इनको जो है पीएम बनाना है, अब वो बनेंगे कैसे, उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनवाइट करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनवाइट्स लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा टू फॉर्म द गवर्नमेंट। ठीक है, अब मान लो आपका क्वेश्चन आएगा सर जैसे इस बार हुआ है, इस बार तो किसी भी पार्टी सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी प्राप्त ही नहीं हुई, किसी भी सिंगल पार्टी के पास 276 वोट्स नहीं है, तो वहां पे जो सरकार बनती है उसको क्या बोलते हैं, कोलेशन की सरकार। आपने एक वर्ड सुना गठबंधन, गठबंधन मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बीजेपी को जो है 276 सीटें नहीं मिली हैं, यहाँ पे किसको 276 मिली हैं, एनडीए को, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसलिए आप देखो यहाँ लिखा होता है बीजेपी प्लस, मतलब बीजेपी और साथ में उनके कुछ सहयोगी साथ की पार्टियां हैं, उन्होंने क्या किया है, एक अपना नेता चुना है, उन नेता का नाम क्या है, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो अगर कभी भी कोलेशन की सरकार होती है, मतलब किसी सिंगल पार्टी की सरकार नहीं होती है, तब प्रेसिडेंट जो है वो किसी को भी बुला सकते हैं, कि किसी को भी उठा के प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं और बोलेंगे कि आओ और अपना जो है समर्थन यहाँ पे दिखाओ कि हाँ आपके पास जो है 276 लोगों का समर्थन है। अगर वो जो है यहाँ पे दिखा लेते हैं कि हाँ हमारे पास 276 सांसदों का सहयोग है, तो प्राइम मिनिस्टर बनने के एलिजिबल हो जाते हैं। इतना क्लियर है आपको। हाँ, ज़्यादातर केस में क्या होता है कि फॉर्मली जो प्रेसिडेंट होते हैं वो लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी को प्राइम मिनिस्टर घोषित कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब आप कहोगे कि आपस में कैसे डिसाइड होता है कि कौन पीएम बनेगा, तो वो पार्टी के अंदर जो है इंटरनल वोटिंग होती है, जिससे पार्टी आपस में डिसाइड कर लेती है कौन पीएम बनेगा कौन पीएम नहीं बनेगा। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। ठीक है, अब देखो जब पीएम का अपॉइंटमेंट हो गया है तो टॉप पे कौन बैठा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, अब मगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सारे काम थोड़ी कर लेंगे। मान लो डिफेंस के लिए उनको अलग आदमी चाहिए, ठीक है, होम मिनिस्ट्री के लिए अलग आदमी चाहिए, रोड ट्रांसपोर्ट के लिए अलग आदमी चाहिए, हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए अलग आदमी चाहिए, ठीक है, रेलवे मिनिस्ट्री के लिए अलग आदमी चाहिए। तो वो अपने अंडर में क्या करेंगे, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल रखेंगे। वो क्या करेंगे, अपने अंडर में कुछ ग्रुप ऑफ पीपल रखेंगे। तो वो जो ग्रुप ऑफ पीपल है उसको 3 टियर में बांट दिया गया है। ठीक है, अब देखो मोदी जी कुछ सबसे खास आदमी होंगे, मोदी जी के कुछ सबसे क्या होंगे, खास आदमी होंगे। तो वो आदमी जो मोदी जी के एकदम खास होंगे, मतलब 24/7 साथ में रहेंगे, मतलब साथ में नहीं रहेंगे मगर हाँ एकदम उनके खास आदमी होंगे। तो मोदी जी क्या करेंगे, उनको कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो दे देंगे, जैसे कि डिफेंस हो गया, रक्षा मंत्रालय, फाइनेंस, वित्त मंत्रालय, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री,
ठीक है। जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण जी। एक्सटर्नल मिनिस्टर कौन है, एस जयशंकर साहब। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं जिन पे जो है उन्हीं आदमी पर भरोसा कर सकते हैं जो उनके एकदम खास आदमी होंगे, या फिर बोल सकते हैं कि जो काफ़ी पुराने आदमी होंगे। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड आदमी का ग्रुप होता है क्या, फर्स्ट नंबर पे, उनको क्या बोलते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर। अब जो हल्के से उनसे कम इंपॉर्टेंट वाले होंगे उनको क्या बना देंगे, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, जिनके पास कुछ पोर्टफोलियो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, और वो जनरली जो है वो कैबिनेट मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कब तक, जब तक उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बुलाते नहीं है कि हाँ मान लो किसी के मिनिस्ट्री की बात, उनको बुला लेंगे कि आओ भैया तुम्हारी बातचीत चल रही है, तुम पार्टिसिपेट कर लो। बाकी ऐसे नॉर्मली ये लोग मिनिस्टर ऑफ स्टेट नहीं जाते हैं, ठीक है। फिर कौन आते हैं, डिप्टी मिनिस्टर। अब जो उनके छोटे मोटे साथी सहयोगी, जैसे आपके क्षेत्र में युवा नेता होंगे। अब युवा नेता मतलब जो नए नए अभी जो है बन के आए हैं, जो जूनियर मिनिस्टर्स होते हैं, जो कि कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं, और ये भी कैबिनेट डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा कि मोदी जी को जो है अपने साथ में काम करने के लिए एक ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए। तो मोदी जी ने क्या किया, उन ग्रुप ऑफ पीपल को 3 हिस्सों में बांट दिया। जो सबसे इंपॉर्टेंट वाले होंगे उनको मोदी जी ने नाम क्या दिया, कैबिनेट मिनिस्टर। उनके पास कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होंगे, जैसे कि डिफेंस, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर। जो उनसे थोड़ा सा नीचे होंगे उनको क्या बोलते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। उनके पास इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। वो कैबिनेट मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। और जो उनसे भी नीचे आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, डिप्टी मिनिस्टर। वो जूनियर मिनिस्टर होते हैं जो कि अभी सीख रहे होते हैं। वो कैबिनेट मिनिस्टर्स को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। आप इस बार कैबिनेट मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में डिफरेंशिएट जरूर पढ़ के आना बोर्ड में, ठीक है। अब देखो कैबिनेट कौन होता है। कैबिनेट जो होता है वो एक पूरा ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिसके बीच में कौन बैठा होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऐसे ये कौन है, मान लो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बैठे हैं, ठीक है। ये उनके इंपॉर्टेंट आदमी, ऐसे मान लो ये कौन है, डिफेंस मिनिस्ट्री वाले हो गए। ये कौन है, हेल्थ मिनिस्ट्री वाले हो गए, ठीक है। ये कौन है, मान लो फाइनेंस के लिए हो गए। ये कौन है, मान लो कुछ मान लो ये रेलवे हो गए, ठीक है। तो ये कौन है, ये लोग मोदी जी के एकदम मान लो खास आदमी हैं। तो मोदी जी अगर कोई भी पॉलिसी बनाएंगे तो इनसे डिस्कस करने के बाद ही बनाएंगे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेंगे कैबिनेट क्या होता है, कैबिनेट एक स्मॉल बॉडी होती है किसकी, सीनियर पार्टी मेंबर्स की, ठीक है। जिनको सेलेक्ट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे कि हमको इस काम के लिए राजनाथ सिंह चाहिए, इस काम के लिए जो है अमित शाह चाहिए, इस काम के लिए जो है नितिन गडकरी साहब चाहिए। मगर उनके पास ऑफिशियली कोई भी पावर नहीं उसको अपॉइंट करने की। उनको अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आप याद रखेंगे कि जो कैबिनेट होते हैं उसको सेलेक्ट कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मगर अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट जो है नहीं बोलेंगे तब तक किसी भी मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट नहीं होगा। काम क्या होता है, इनके पास इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं वो सब किसके पास होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर के पास होती हैं। मेन काम क्या होता है, मेजर गवर्नमेंट पॉलिसीज को बनाना, ठीक है। साथ में जो पॉलिसी उन्होंने बना दिया है वो सारे के सारे मंत्रियों क्या करनी पड़ेंगी, माननी पड़ेंगी। और हाँ एक और चीज़ है, आप अगर आपकी पार्टी ने कोई भी पॉलिसी बना दिया है तो आप बाहर जाके उसके बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे, आपको उसको डिफेंड ही करना, चाहे आपको सही लगती हो चाहे आपको सही ना लगती हो। आई होप इतना क्लियर है आपको, ठीक है। अब देखो आप पूछोगे ठीक है सर कैबिनेट मिनिस्टर तो बन गए, मगर कैबिनेट मिनिस्टर को ओथ कौन दिलाता है, तो जो इनको ओथ दिलाते हैं वो कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओथ कौन दिलाते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। देखो पहले क्या होगा कि रूलिंग पार्टी जो मेजॉरिटी पार्टी होगी वो आपस में एक हेड को चुनेगी। हेड को क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर चुन लिए गए। अब प्राइम मिनिस्टर कुछ अपने खास आदमी सिलेक्ट कर लेंगे, मगर उसको अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
ठीक है। और ओथ भी इन सबको कौन दिलाता है? इन सबको एक साथ, प्राइम मिनिस्टर को भी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी। कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखो ओथ कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये ओथ क्या लेते हैं? अपनी ऑफिस की लेते हैं और साथ में सीक्रेसी की लेते हैं, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस हुई हैं इनको बाहर रिवील नहीं करेंगे। भाई तुम देश चला रहे हो, कोई चुगली नहीं करने जा रहे हो कि किसी की बात किसी से कर दोगे आके, तो प्रॉपर प्राइवेसी मेंटेन रहनी चाहिए। तो ये अपनी ओथ में बोलते हैं। और ये अपनी सैलरी जो है मतलब बढ़िया चीज़ एकदम खुद ही डिसाइड कर लेते हैं, टाइम टू टाइम खुद की सैलरी अपडेट करते रहते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। हाँ, आप बोलोगे सर इनका टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है? मेनली तो इनका टर्म ऑफ ऑफिस जो होता है वो 5 साल होता है, क्योंकि 5 साल की सरकार है। तो एक बार अगर आप मंत्री बन गए तो आप जो है 5 साल तक रह सकते हैं। हाँ, मगर ऐसा नहीं है। अगर इंडिविजुअली बात की जाए तो कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब तक प्राइम मिनिस्टर साहब चाहेंगे तब तक रह सकता है। अगर सबकी एक साथ बात की जाए तो तब तक रह सकता है जब तक उनको जो है मेजॉरिटी मिल रही है। कहाँ पे? लोकसभा में। जिस दिन नो कॉन्फिडेंस पास होता है और वो मेजॉरिटी खो देते हैं, मतलब सबको लगता है कि अब प्रेसिडेंट या फिर मतलब प्राइम मिनिस्टर बनने के काबिल नहीं है, तो तुरंत क्या होगा? उनको वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा और उनकी सरकार भी क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। कैबिनेट एंड प्राइम मिनिस्टर रिमेन इन ऑफिस वाइल दे एंजॉय मेजॉरिटी सपोर्ट इन लोकसभा। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो एक मिनिस्टर को नहीं, पूरी की पूरी कैबिनेट को रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो पावर एंड फंक्शन क्या होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन मतलब वो सारी चीज़ हम सरकार चला रहे हो। लेजिस्लेटिव जो लॉ मेकिंग के होते हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फाइनेंशियल मतलब वित्त मंत्रालय से रिलेटेड, मतलब मनी से रिलेटेड कोई चीज़ होगी। और इमरजेंसी पावर हमने पिछले चैप्टर डिस्कस किया था, इस बार उसको आगे और पढ़ेंगे, ठीक है। देखो एडमिनिस्ट्रेटिव जो कैबिनेट होता है वो क्या करता है? डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पॉलिसी बनाता है, ठीक है। और आपको सीधी बात बताएं तो जितने भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं वो सारे खाली उनके नाम भर के अपॉइंटमेंट होते हैं, असली में वो परमिशन किससे लेते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर से लेते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए लेजिस्लेटिव पावर की तो बिल को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर मान लो किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कोई भी क्वेश्चन पूछा है तो उसका जवाब कौन देगा? कैबिनेट मिनिस्टर। मान लो आपको लगता है कि रेलवे में जो है एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आप तुरंत किससे पूछेंगे? अपने यहाँ के सांसद साहब से पूछेंगे। वो वहाँ जाके पूछेंगे कि भैया आजकल जो है रेलवे में एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? अश्विन वैष्णव साहब, ठीक है। मान लो देश को लगता है कि जो देश की सुरक्षा उस पर खतरा है, तुरंत किससे सवाल जवाब हो जाएगा? राजनाथ सिंह जी से। तो मतलब जो कैबिनेट होती है वो किसके सवालों का जवाब देती है? एमपीज के सवालों का जवाब देती है, ठीक है। साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। और प्रेसिडेंट का एड्रेस जो है तैयार कौन करता है? कैबिनेट मिनिस्टर। आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे कि कब कब जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लोकसभा को एड्रेस करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था, 2 बार करते हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ। और कब कब करते हैं आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में हमको। देखो यहाँ पे क्या होता है कि प्रेसिडेंट भले बोल जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे होते हैं, मगर वो शब्द असलियत में किसी और के होते हैं। तो वो शब्द किसके होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स के, ठीक है। अब देखो फाइनेंशियल पावर की बात की जाए तो जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो एनुअल बजट मेंटेन करते हैं, जो कि दिखाती है कि गवर्नमेंट की इनकम क्या है और एक्सपेंडिचर क्या है, ठीक है। साथ में गवर्नमेंट की सारी स्पेंडिंग भी कौन रेगुलेट करता है? कैबिनेट मिनिस्टर, मेनली फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। और मनी बिल को इंट्रोड्यूस भी कौन करता है? कैबिनेट मिनिस्टर के परमिशन से इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। हाँ, हमने क्या पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि इमरजेंसी पावर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दी गई है मेनली कितने तरह की हो? 3 तरह की, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल। तो तीनों इमरजेंसी तभी लगाई जाएंगी जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिटन ऑर्डर कहाँ से मिलता है? कैबिनेट मिनिस्टर से मिलता है। आई होप आपको पावर एंड फंक्शन क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अच्छा, बात की जाए अगर प्राइम मिनिस्टर का रिलेशनशिप की, देखो हमारे मोदी जी का तो कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, क्यों? क्योंकि उनका रिलेशनशिप किसके साथ है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ है।
एज अ नेशनल लीडर है, कैबिनेट के साथ उनका एक अलग रिश्ता है और पार्लियामेंट से भी एक अलग रिश्ता है। तो हम पढ़ेंगे कि मोदी जी का किससे क्या रिश्ता है। देखो, जो प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं वो प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में एक लिंक का काम करते हैं, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है ना वो खाली नाम भर के प्रेसिडेंट है, वो असलियत में किसके एडवाइस पे काम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे काम करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि मोदी जी का रिश्ता क्या है प्रेसिडेंट साहब के साथ, आप क्या बोलेंगे कि प्रेसिडेंट एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और साथ में पीएम एक्ट एज अ लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं वो नेशनल लीडर होते हैं, पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहाँ पे, इंटरनेशनली। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करते हैं और प्लानिंग कमीशन पे प्रिसाइड करते हैं। देखो, प्लानिंग कमीशन से इंपॉर्टेंट समय क्या है, नीति आयोग। क्या है, नीति आयोग। नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं, मोदी जी, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, अब कैबिनेट से क्या है, देखो कैबिनेट के तो भाई वो एकदम हेड होते हैं। ठीक है, उसकी सारी मीटिंग में प्रिसाइड करते हैं, सबको इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो देते हैं, और अगर आज मोदी जी को लगता है कोई भी मंत्री अपना काम सही से नहीं कर रहा है तो मोदी जी उससे तुरंत क्या बोलेंगे, भाई एक काम करो तुम रिजाइन कर दो। ठीक है, तो उसके रिजाइनेशन के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, मोदी जी। अपॉइंट भी कर सकते हो, रिजाइन भी करवा सकते हैं, मतलब डायरेक्टली रिमूव नहीं कर देंगे, ऐसी कोई पावर नहीं है, मगर हाँ उनके कहने पे प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट में क्या काम होता है, वो लीडर ऑफ हाउस होते हैं। भाई मेजॉरिटी पार्टी का वो लीडर है तो सीधी सी बात है पूरे हाउस के लीडर हैं। साथ में चीफ स्पोक पर्सन होते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्या करते हैं, पार्लियामेंट में डिफेंड करते हैं। आयोग, आपको मोदी जी का जो है पूरा रिलेशनशिप हर एक आदमी से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा अगर बात की जाए कि प्राइम मिनिस्टर की पावर को कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं, देखो एक बात समझो, अगर आपको लगता है कि, एक मिनट, इसको थोड़ा आराम समझना, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड क्या लिखा हुआ है, कोलिशन वल्नरेबिलिटी। जैसे पिछली जब बीजेपी की सरकार थी तो जो मन होता था बीजेपी वो बिल पास कर देते, क्यों, क्योंकि उस समय जो है मेजॉरिटी में बीजेपी की सरकार थी, मतलब उनके पास आराम से 276 सीट्स थी, उनको किसी की ज़रूरत नहीं थी। इस समय क्या है, इस समय बीजेपी की सरकार नहीं है, इस समय जो सरकार है वो एनडीए की है, मतलब अकेले बीजेपी के पास 276 सीट्स नहीं है, तो वो सरकार कैसी है, कोलिशन की है। तो अगर मोदी जी कोई भी पॉलिसी लेके आते हैं ना तो उनको बाकी सारे साथ वाले लीडर से भी पूछना पड़ेगा कि क्या भाई आप राजी हो। अगर वो मान लो अपना समर्थन वापस ले लेंगे तो उसी दिन सरकार क्या होगी, गिर जाएगी। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा है कि कोलिशन वल्नरेबिलिटी, मतलब अगर गठबंधन की सरकार होती है तो पूरी की पूरी पावर किसके पास, प्राइम मिनिस्टर साहब के पास नहीं होती है, क्योंकि उनके सीट पे लगातार क्या होता है, खतरा बना रहता है। हाँ, अगर आप जो है डेमोक्रेसी में रहते हैं तो ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी भी सिंगल पार्टी की सरकार हो जाएगी तो धीरे धीरे क्या बन जाएगा, तानाशाह डिक्टेटरशिप की तरफ चली जाएगी। ठीक है, अपोजिशन का रोल भी इम्पोर्टेंट होता है। अगर स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होगी तो सवाल पूछेगी सरकार से कि आप जो पॉलिसी लगा रहे हैं क्या वो सही है, क्या वो गलत है, क्या आपका ऐसा करना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो जितना अपोजिशन अच्छे सवाल पूछती है सरकार के ऊपर भी क्या है, दबाव उतना ज़्यादा रहता है। जनता के लिए काफ़ी अच्छा होता है कि एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हो, साथ में एक अच्छी सरकार हो। ठीक है, तो जो अपोजिट पार्टी होती है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर जो है नज़र रखती है और उनके वर्क को स्क्रूटनाइज किया करती है। ठीक है, अब अगर मोदी जी चाहें भारत देश में डेमोक्रेसी में तो कोई भी नियम कानून थोप नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन ये बहुत ज़रूरी है, साथ में प्रेस भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर पब्लिक को लगता है कि जो सरकार है वो सही से काम नहीं कर रही, तुरंत क्या होगा, सरकार गिर जाएगी, फ्रेश इलेक्शन होंगे, किसी भी दूसरे पार्टी की सरकार बन सकती है। ये चीज़ मतलब डेमोक्रेसी में काफ़ी ज़्यादा सही होती है। तो डेमोक्रेसी में हम प्राइम मिनिस्टर की पावर को 3 तरह से चेक कर सकते हैं। पहला, कोएलिशन की अगर सरकार, गठबंधन सरकार होगी, जितना स्ट्रॉन्ग अपोनेंट होगा उतना अच्छा होगा देश के लिए, और पब्लिक ओपिनियन भी मैटर करता है, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन थोप नहीं सकते हैं।
आई होप इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ आपको दो चीज़ दिख रही होंगी, एक है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपसे पूछेगा कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो कलेक्टिवली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, पार्लियामेंट। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो इंडिविजुअली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो अगर आपको हम सरल भाषा में समझाएं तो अगर आपको पूरी की पूरी जो है कैबिनेट को रिमूव करना है या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिमूव करना है तो आपको पार्लियामेंट में जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना पड़ेगा। जैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है, चाहे एक ही मंत्री के खिलाफ हो, मगर अगर वो पास हो जाता है तो पूरी की पूरी कैबिनेट को रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसीलिए कलेक्टिवली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पार्लियामेंट के लिए। हाँ, अगर आपको किसी एक पार्टिकुलर मंत्री को हटाना है, मान लो कोई पर्टिकुलर मंत्री जी है, वो मान लो रेलवे में एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है तो आपको रेलवे मिनिस्टर को हटाना है, तो उसके लिए आपको लोकसभा में जो है मोशन लाने की जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट साहब जो है पीएम की एडवाइस पे क्या कर सकते हैं, किसी भी मिनिस्टर को रिमूव कर सकते हैं। तो अगर पूरी की पूरी कैबिनेट की बात की जाए तो वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट के लिए। ठीक है, या फिर बोल सकते हो लोकसभा के लिए, मेनली लोकसभा मतलब बोलोगे पार्लियामेंट। और अगर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। ठीक है। जैसे कैबिनेट के जो डिसीजन होंगे वो पूरी की पूरी मिनिस्ट्री पे अप्लाई होंगे, चाहे आपकी मर्जी हो चाहे आपकी मर्जी ना हो, मगर आप अगर उस पार्टी में हैं तो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है। और जो मिनिस्ट्री अलग अलग मिनिस्ट्री होती हैं वो कोई किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी में जो है अपना बराबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है साझा करते हैं। मान लो कोई भी एक पॉलिसी आती है उसमें 2-3 मिनिस्ट्री की जरूरत है तो सब साथ में मिलकर काम करेंगे, अलग अलग मिलकर काम नहीं करेंगे। ठीक है। ऐसे मान लो आपको एग्जांपल देते हैं, ऐसे कि आपने सुना होगा कि रूरल एरिया में सड़क बन रही है। ठीक है। सड़क थोड़ा मान लो ऐसे आपको क्या लाना है कि ये आपने सुना होगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है। अब देखो पहली चीज यहाँ पे जरूरत किसकी लगेगी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की जरूरत लगेगी। ठीक। साथ में किसकी लगेगी, मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन की भी लगेगी। किसकी लगेगी, मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन के लिए। ठीक है। साथ में आपको पंचायती राज डिपार्टमेंट की भी जरूरत लग सकती है। तो ये सारी मिनिस्ट्री जो अलग अलग हैं वो एक साथ मिलकर जब काम करेंगी तो एक पूरी योजना इम्प्लीमेंट हो सकती है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल मिनिस्ट्री जॉइंटली शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गवर्नमेंट पॉलिसी। ठीक है। और साथ में अगर एक बार नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो कोई अगर एक मिनिस्टर के खिलाफ भी होगा तो पूरी की पूरी मिनिस्ट्री एक साथ क्या कर देगी, रिजाइन कर देगी। ठीक है। अच्छा, अगर बात की जाए इंडिविजुअली किसी भी मिनिस्टर की तो जो मिनिस्टर होता है वो प्राइम मिनिस्टर के प्लेजर तक फोल्ड कर सकता है। कल अगर मोदी जी चाहेंगे नहीं तुम काम सही से नहीं कर रहे हो तो तुरंत वो प्रेसिडेंट साहब से क्या बोलेंगे, एक काम करो इनको रिमूव कर दो। ठीक है। और उस मिनिस्टर को कि मतलब कोई मिनिस्टर हो उनको जो है पार्लियामेंट में अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर करना पड़ता है। मान लो आपके यहाँ लाइट नहीं आ रही है, तुरंत आप उसके कंसर्न मिनिस्टर से पूछो जाके, आपके यहाँ रोड अच्छी नहीं बनी उससे पूछोगे आके। ठीक है। तो जो भी आपका मिनिस्टर होगा आप क्या कर सकते हो, उनसे सवाल जवाब पूछ सकते हो। आप अपने सांसद से पूछोगे, आपके सांसद से आप कहाँ पूछेंगे, पार्लियामेंट में सवाल पूछेंगे जाके। ठीक है। अगर वो रिस्पॉन्सिबल है किसी भी गलत पॉलिसी के लिए या फिर उसने क्या किया है, सीक्रेसी ब्रीच कर दिया है, बताया था पीछे मैंने आपको कि सीक्रेसी मतलब क्या, प्राइवेसी को ब्रीच किया, तो तुरंत क्या करेंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब प्रेसिडेंट से बोलेंगे एक काम करो इनको निकाल के जो है काउंसिल से बाहर कर दो। ठीक है। तो अगर बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो मेन पॉलिसी बनाते हैं और लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है। और हर एक आदमी के ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि उन्होंने जो पॉलिसी बनाई है वो सही है कि गलत है। हाँ, गलत तो नहीं बोलेंगे, उनको हमेशा क्या बोलना पड़ेगा, सही ही बोलना पड़ेगा। ठीक है। आई होप यहाँ से आपको क्लियर होगा कि पूरा चैप्टर की प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या छोटा चैप्टर है तो मैं जल्दी खत्म कर दिया क्योंकि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक साथ 10 नंबर का आता है। तो जब पेपर 2 दिन पहले आपको बता दूंगा कि इस बार किसके आने के चांस थोड़े से ज़्यादा है। हाँ, आपको यहाँ से पढ़ना क्या है, आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना है बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर
एंड कैबिनेट मिनिस्टर। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना के आपको डाल दूंगा। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।